जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फैंटास्टिक ज़बरदस्त फिजिक्स प्रोग्राम में। आज के शानदार कंसेप्ट के माध्यम से आप सभी को व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन सिखाई जाएगी। टुडे वी लर्न व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। साथियों, ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th क्लास के लिए साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। तो लेट्स स्टार्ट व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। साथियों, यदि चार रेजिस्टेंसेज को ब्रिज की फॉर्म में अरेंज किया जाए और गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए तो समझ जाइए ये ब्रिज बैलेंस है। और ऐसी स्थिति में P/Q इक्वल होता है R/S। कैसे, चलिए समझते हैं। हमारे पास चार रेजिस्टेंस है, P, Q, R एंड S। यदि ये चार रेजिस्टेंस P, Q, R और S ये ब्रिज की फॉर्म में अरेंज हो, यदि फोर रेजिस्टेंसेज आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज और उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए, स्विच ऑन कर दिया जाए और यह कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए तो समझ जाइए दिस ब्रिज इज बैलेंस। और जब ब्रिज बैलेंस होगा ऐसी स्थिति में P/Q इज इक्वल टू R/S। साथियों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। हमारे पास चार रेजिस्टेंस है P, Q, R और S। इन चारों रेजिस्टेंस को जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, अगर हम इसे ब्रिज की फॉर्म में अरेंज कर दें और एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, स्विच ऑन कर दें और यदि गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए तो समझ जाइए दिस ब्रिज इज बैलेंस। और जब ब्रिज बैलेंस होगा तब P और Q का रेशो इक्वल होगा R और S के रेशो के। कंफर्म दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when four resistances P, Q, R and S are arranged in the form of bridge as shown in fantastic Jabardast figure, and if between B and D there is a galvanometer, and when current is transferred by the cell to it and galvanometer shows no any deflection, then this bridge is balanced. And at this condition P/Q equal R/S। कन्फर्म। तो बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है जिसके तहत अगर इस प्रकार से ब्रिज की फॉर्म में रेजिस्टेंसेस अरेंज हैं और गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही है, ऐसी स्थिति में ये ब्रिज बैलेंस माना जाएगा और P और Q का रेशो R और S के रेशो के बराबर होगा। अब बात आई साथियों, ये प्रूफ कैसे किया जाए। तो दैट इज वेरी इजी एंड टेक्निकल। हम यहां से बैटरी के माध्यम से I करंट को ट्रांसफर करेंगे। एक पॉइंट पे जाते ही यह करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। यहां पे मान लीजिए I1 करंट गया तो यहां पे करंट कितना आ जाएगा, बोलो, I - I1। जैसा कि आप देख सकते हैं एक पॉइंट पे दो रास्ते बन गए। यदि 10 एम्पियर करंट यहाँ पे आए और ऊपर 4 एम्पियर जाए तो नीचे कितना जाएगा दोस्तों,
6 एम्पियर। मतलब यहाँ जो करंट है वो होगा I माइनस में I1। कंफर्म। अब ये I1 B पॉइंट तक पहुंचा, उसमें से Ig पार्ट गैल्वेनोमीटर में चला गया। अगर I1 में से Ig नीचे चला गया तो यहाँ कितना जाएगा, I1 माइनस Ig। क्लियर। I1 जब करंट ऊपर B पे जाएगा तो B पे जाने के बाद अगेन इसके दो विभाजन हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। G की तरफ गैल्वेनोमीटर की तरफ जो गया करंट है उसे हमने Ig मान लिया, तो आपका Q में जाने वाला करंट होगा I1 माइनस Ig। क्लियर। अब D पॉइंट पे Ig करंट आया, इधर से I माइनस I1 करंट आ रहा है। I माइनस I1 और Ig अगर दोनों मिल जाए तो यहाँ कितना करंट जाएगा, बोलो, I माइनस I1 प्लस Ig। कंफर्म। यहां से आया I माइनस I1, ऊपर से आया Ig, तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, I माइनस I1 प्लस Ig। C पॉइंट पर ये दोनों करंट मिलेंगे, I1 माइनस Ig ऊपर से और I माइनस I1 प्लस Ig नीचे से। जब दोनों का यहाँ पर ऐड करोगे आप तो क्या आएगा, I। तो साथियों, शानदार तरीके से हमने यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहाँ जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। आप सभी ने पढ़ा है कि दो किरचॉफ ने लॉ दिए थे, एक का नाम है किरचॉफ करंट लॉ जिसे केसीएल नाम से पुकारा जाता है, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल के नाम से पुकारा जाता है। और आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट की वैल्यू 0 होती है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ the sum of all types of current is 0, जबकि केवीएल के अनुसार समेशन ऑफ all potential for a circuit is 0। साथियों, जब भी हम किसी भी सर्किट को यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये दो लॉ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सर्किट के लिए अगर हम क्लोज पाथ में वोल्टेज निकालें तो टोटल वोल्टेज 0 होगा, और किसी भी जंक्शन के लिए टोटल सम निकाले करंट का तो वो 0 होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू केसीएल समेशन ऑफ करंट इज 0 एंड अकॉर्डिंग टू केवीएल समेशन ऑफ वोल्टेज इज 0, समेशन ऑफ पोटेंशियल से 0। तो यहाँ पर हमने किरचॉफ करंट लॉ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हमने करंट दिया। करंट यहाँ पे ए पे आते ही दो भागों में टूट गया। ए बी पार्ट में I1 करंट गया तो ए डी पार्ट में I माइनस I1 करंट गया। बी पॉइंट पे जाते ही I1 के दो टुकड़े हो गए, एक Ig नीचे चला गया तो यहाँ पे I1 माइनस Ig चला जाएगा। ऊपर से Ig आ रहा है, नीचे से I माइनस I1 आ रहा है, तो यहाँ पर करंट जो जाएगा वो क्या होगा, I माइनस I1 प्लस Ig, और ऊपर से आ रहा I1 माइनस Ig, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, I। और आप देख सकते हैं कि जो करंट हमने यहाँ पर भेजा वही करंट यहाँ पे बाहर निकला। इससे इंडिकेट है कि हमने जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया वो बिल्कुल सही किया। क्लियर। तो साथियों, हम यहाँ पर ये प्रूव करना चाहते हैं कि यदि चार रेजिस्टेंसेज इस प्रकार से अरेंज हैं जो ब्रिज की फॉर्म में है और गैल्वेनोमीटर की सुई यदि डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही तो ये ब्रिज बैलेंस है और P/Q इक्वल है R/S के। वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने KCL के अनुसार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो अब हम यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अभी भी मैंने आपको बताया किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी भी क्लोज पाथ के लिए टोटल वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्लोज पाथ ले लेंगे। क्लोज पाथ का एक नाम लूप भी है, तो इसलिए हम एक लूप ले लेंगे। हमने एक लूप ले लिया, लूप A B D A, बीटे का लूप
ABDA, हमने एक गॉर्जियस लूप ले लिया, दैट इज ABDA। ओके साथियों, यहाँ पर एक सिंपल साइन कन्वेंशन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। यदि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, मीन्स करंट और हम साथ साथ हैं, तो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। यदि हम और करंट की डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन यदि सिमिलर है, सेम है, तो वी टेक इट पॉजिटिव। हम यहाँ पर कौन सा साइन कन्वेंशन लेंगे? पॉजिटिव। उसके अपोजिट, यदि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस समय हम नेगेटिव लेंगे। अगेन आई रिपीट, यदि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, यदि सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। यदि हमारी मूवमेंट और करंट की मूवमेंट अपोजिट है तो हम उसे माइनस लेंगे। और आप सभी को याद है, ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट गुना रेजिस्टेंस। इसका मतलब हम वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में होगा यदि सेम डायरेक्शन है, अगर अपोजिट है तो माइनस होगा। ओके चलिए ए से बी की तरफ चलिए। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम ए से बी जा रहे हैं। वी आर गोइंग ए टू बी एंड करंट इज आल्सो मूविंग ए टू बी। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, क्लियर? तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट गुना रेजिस्टेंस। करंट क्या है? I1, रेजिस्टेंस क्या है? P। तो वोल्टेज हो गया I1 इंटू P। क्लियर? वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है करंट गुना रेजिस्टेंस। यहाँ करंट क्या है? I1, रेजिस्टेंस क्या है? P। तो वोल्टेज हो गया I1 इंटू P। क्लियर? हम जा रहे हैं A से B और करंट भी आ रहा है A से B, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। चलिए अब आइए B से D। आइए B से D, हम आ रहे हैं B से D और करंट भी आ रहा है B से D, मीन्स हम फिर साथ साथ हैं, करंट और हमारी डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ पर फिर पॉजिटिव ले लेंगे। करंट क्या है हमारा? IG और रेजिस्टेंस क्या है? G। ओके वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट गुना रेजिस्टेंस। करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव हो गया। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो अगेन यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। चलिए अब चलिए D से A चलेंगे। तो हम चल रहे हैं D से, करंट आ रहा A से D, हम चल रहे हैं D से, करंट आ रहा A से D, तो अगेन डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर है ना? डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन माइनस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? करंट है हमारा I माइनस में I1 और रेजिस्टेंस है हमारा R। टोटल वोल्टेज क्या है? 0। KVL के अनुसार, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार, किसी भी क्लोज पाथ का टोटल वोल्टेज 0 होता है। तो साथियों हमने यहाँ पे क्लोज पाथ लिया जिससे हम प्यार से लूप पुकारते हैं। तो लूप ABDA में A से B की तरफ गए, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम थी, तो वोल्टेज पॉजिटिव हो गया। B से D के लिए हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, अगेन पॉजिटिव हो गया। D से A के लिए हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये नेगेटिव हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आप प्रिंसिपल को फिर रिमाइंड कीजिए। प्रिंसिपल में क्या कहा गया है? व्हीटस्टोन प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस PQRS आर फॉर्म्ड इन द ब्रिज एंड इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो एनी डिफ्लेक्शन, पॉइंट बी नोटेड, इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो एनी डिफ्लेक्शन। आपको प्रिंसिपल में क्या कहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही का मतलब क्या है? कि गैल्वेनोमीटर में आने वाली करंट 0 है या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट आ ही नहीं रही।
लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट आ रही है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि क्योंकि गैल्वेनोमीटर सुई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही, बिकॉज गैल्वेनोमीटर शोज नो एनी डिफ्लेक्शन, सो Ig इज इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में Ig की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, I1 इंटू पी, ये 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, माइनस में I माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0। कन्फर्म? तो क्या बन जाएगा, ये I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर। तो ये बन गया हमारी शानदार गॉर्जियस फर्स्ट इक्वेशन, है ना। बिल्कुल आसान दोस्तों। हमने यहाँ पर केवीएल का इस्तेमाल किया। केवीएल का इस्तेमाल करके हमने देखा कि किसी भी क्लोज पाथ के लिए टोटल वोल्टेज 0 है। हम ए से बी में गए पॉजिटिव, बी से डी में गए पॉजिटिव, डी से ए में आए नेगेटिव। अब हमने देखा कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर सुई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं रही, मतलब Ig की वैल्यू 0 हो गई। तो हमने Ig 0 कर दिया, तो हमारे पास एक धाकड़ इक्वेशन आपके सामने पेश हो गई। क्लियर? कोई दिक्कत? शाबाश। अब दूसरा लूप ले लीजिए। नाउ वी टेक द लूप बी सी डी बी। अब हम सेकेंड लूप ले लेंगे बी सी डी बी, और सेम वही काम करेंगे दोस्तों। समेशन ऑफ वोल्टेजेस इज 0 फॉर द क्लोज पाथ। तो हम बी से सी के लिए देखिए ध्यान से, बी से सी आ रहे हैं, आप बी से सी आ रहे हैं, करंट भी आपके साथ है, मतलब आप साथ साथ हैं, साथ साथ है। तो यहाँ अगेन प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा। करंट है हमारा I1 माइनस Ig, और रेजिस्टेंस है हमारा Q। क्लियर? बी से सी आ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, अगेन इट टेकन पॉजिटिव, तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा I1 माइनस Ig इंटू में Q। अब हम आ रहे हैं सी से डी। आइए हम आ रहे हैं सी से डी, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। हम तो आ रहे हैं सी से डी, करंट जा रहा है डी से सी, पक्की बात। मतलब ये क्या हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने आपको सिंपल बताया है कि अगर हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम हो तो प्लस लेना है, अपोजिट हो तो माइनस लेना है। बी से सी सेम डायरेक्शन है, हमने पॉजिटिव लिया। सी से डी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होगा, माइनस। तो दैट बिकम, करंट है हमारे पास I माइनस I1 प्लस Ig, और रेजिस्टेंस है हमारा S। ओके, क्लियर? चलिए डी से बी चलिए, तो डी से बी करंट है हमारा Ig और रेजिस्टेंस है हमारा G, और अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर ये बात दोबारा याद रखिए, गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही, तो यहाँ पे Ig की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या बन जाएगा, I1 Ig 0 हो गया, तो I1 इंटू Q, माइनस में I माइनस I1 इंटू S, और ये बाकी टर्म क्या हो गया, 0। कंफर्म? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। तो ये शानदार गॉर्जियस हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, है ना। बिल्कुल आसान। तो साथियों, हमने पहली क्लोज सर्किट ली, और पहले क्लोज सर्किट से पहले लूप के माध्यम से पहली इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। अब हमने दूसरी क्लोज सर्किट ली, दूसरे क्लोज सर्किट से हमने दूसरी इक्वेशन डिराइव कर ली। क्लियर? लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, अगेन रिमाइंड कीजिए, हमें प्रूफ करना है कि यदि यह ब्रिज बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस होने की स्थिति में P बाई Q इक्वल होगा R बाई S के। दो इक्वेशन डिराइव हो गया, हम इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, पहली इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, I1P डिवाइड में I1Q इक्वल I माइनस I1 इंटू R डिवाइड में I माइनस I1 इंटू S।
हमने इनको डिवाइड कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत? अब I1 से I1 कैंसिल हो गया, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? P/Q इक्वल है R/S। हैंस प्रूफ। क्लियर दोस्तों? तो बहुत ही आसान शानदार आपके सामने मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं। साथियों, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R और S, और ये चारों एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंज है। गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही, तो ऐसी स्थिति ब्रिज को बैलेंस कहा जाता है और P/Q इक्वल होता है R/S के। हमने पहले सर्किट लिया, ABDA करंट डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो गया, सेम है प्लस हो गया, अपोजिट है माइनस हो गया। क्योंकि सुई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, IG 0 हो गया, हमने IG की वैल्यू 0 पुट कर दी तो पहली इक्वेशन डिराइव हो गई। फिर हमने BCDB लूप लिया, उसमें सेम डायरेक्शन प्लस, अपोजिट माइनस, IG अगेन 0 है तो इसीलिए हमारी दूसरी इक्वेशन डिराइव हो गई। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो P/Q इक्वल टू R/S। कन्फर्म? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो साथियों, ये शानदार व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को डिराइव किया, तो आखिर इसका मकसद क्या है, आखिर इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो इसकी एप्लीकेशन होती है, हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। By the help of Wheatstone bridge principle, we can calculate unknown resistance of any wire। किसी भी वायर का unknown resistance हम इस प्रिंसिपल के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है स्लाइड वायर ब्रिज। क्या कहते हैं उसको? स्लाइड वायर ब्रिज, जिसे हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ 1 मीटर ली जाती है। तो स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज, लिमिट स्टेट ब्रिज, एक ही के 3 नाम हैं। तो साथियों, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की प्रैक्टिकल फॉर्म स्लाइड वायर ब्रिज के माध्यम से हम किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए साथियों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 1 मीटर लंबी वायर ले लेंगे और यहाँ पे एंड्स पर कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉपर की स्ट्रिप। हम एंड्स पर कॉपर की स्ट्रिप लगा देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के तर्ज पर एक ब्रिज बनाना चाहते हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पर 1 मीटर लंबी तार ले ली और दोनों एंड पर हमने शानदार कॉपर स्ट्रिप लगा दिए। शानदार तरीके से एक तरफ लगा देंगे R रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज द R रेजिस्टेंस बॉक्स, और जिस वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकालना है वो यहाँ पर S की फॉर्म में हो जाएगा। मतलब शानदार तरीके से आपके सामने एक स्लाइड वायर ब्रिज बनाई जा रही है। 1 मीटर लंबी तार ले ली गई है, दोनों एंड्स पे कॉपर स्ट्रिप रख दिए गए हैं। एक तरफ रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक तरफ अननोन वायर का रेजिस्टेंस जिसका निकालना है वो S है, और शानदार तरीके से ये टच नहीं हो रहा इसलिए ऐसा दिखाया गया है। गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ स्विच जोड़ दिया गया है और यहाँ पर हमने लगा दिया। स्विच ऑन कर दो। शानदार तरीके से एक बैटरी लगा देंगे यहाँ पर और इसका भी स्विच ऑन कर देंगे। तो ये गॉर्जियस डायग्राम हो जाएगा किसका? स्लाइड वायर ब्रिज का। अगेन आई रिपीट, हमारे पास 1 मीटर लंबी वायर है, 100 सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर में कहें, रेजिस्टेंस बॉक्स R है, अननोन वायर का रेजिस्टेंस जिसका निकालना है वो S है। यहाँ बैटरी लगा दिया गया, उसके साथ एक स्विच जोड़ दिया गया। पक्का? स्विच ऑन कर दीजिए, करंट यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा।
आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो स्लाइड वायर ब्रिज है वो नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल याद कीजिए, वही बात जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में बताई गई। क्या कहा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ने कि यदि 4 रेजिस्टेंस ब्रिज की फॉर्म में अरेंज हो, गैल्वेनोमीटर पॉइंट में नोटेड, गैल्वेनोमीटर शोज नो एनी डिफ्लेक्शन। मतलब इसमें सबसे मेन बात यह है कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाना मतलब नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। कंफर्म दोस्तों? तो यहाँ स्विच ऑन कर दिया, यहाँ स्विच ऑन कर दिया और इस जोकी को पकड़ लिया। दिस इज अ जोकी, स्लाइडिंग डिवाइस इज नोन एज जोकी। और इसे पकड़ के इसे धीरे धीरे, दिस इज वेरी सेंसिटिव, ओके। तो एक्सपेरिमेंटल है कि एक्सपेरिमेंट करेंगे आप लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। इसमें जोकी को पकड़ के बिल्कुल धीरे धीरे स्लाइड करते हैं और इस तरह से स्लाइड करते हैं कि किसी एक कंडीशन पर गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पे आ जाए। पक्का? मतलब हमारा यहाँ पर मेन मकसद यह है कि ब्रिज को बैलेंस कर दे, और ब्रिज को बैलेंस करने के लिए गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर करंट जब देंगे तो थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो हम जोकी को हिलाएंगे तो उससे हिलाने से एक ऐसा लेंथ आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर सुई 0 पे आ गई। उस लेंथ को हम मेजरमेंट कर लेंगे। मान लीजिए वो लेंथ L है, ओके। टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, माने तो 1 मीटर है। तो 100 सेंटीमीटर के लिहाज से ले लेता हूं। तो अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L, ओके। साथियों टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो है 1 मीटर, माने तो 100 सेंटीमीटर। यदि इसे हमने L सेंटीमीटर मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर, ओके। तो आप बिल्कुल आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो वायर है ये P रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, P रेजिस्टेंस को बताएगा। ये वायर आपको Q रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ये R है और ये S है। हमने जब जोकी को हिलाया और गैल्वेनोमीटर सुई 0 पे आ गया, मतलब जब गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, यदि गैल्वेनोमीटर शोज नो एनी डिफ्लेक्शन, तो यह ब्रिज बैलेंस हो गया। और ब्रिज बैलेंस हो गया तो P/Q इक्वल आ गया किसके? R/S के। कंफर्म? वेरी सिंपल। गैल्वेनोमीटर के जो आपने पढ़ा कि यह जो डिवाइस है यह नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर शानदार तरीके से बता सकते हैं कि यदि ब्रिज बैलेंस होगा तो ऐसी स्थिति में P और Q का रेशो बराबर होगा किसके? R और S के। कंफर्म? यदि 1 सेंटीमीटर वायर की रेजिस्टेंस को अगर हम R कंसीडर कर लें तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलो, LR। तो इसलिए P रेजिस्टेंस यहां पर LR हो जाएगा। यदि 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस R है तो L सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? LR। इसी प्रकार से Q रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 100 माइनस LR। अगेन आई रिपीट, if the resistance of 1 centimeter length is R, then L centimeter resistance will be LR and 100 minus L centimeter resistance should be 100 minus LR. Okay, ये पुट कर दीजिए तो that will comes out LR upon 100 minus L into R equal R upon S. R से R कैंसिल हो गया तो this will be L upon 100 minus L equal R by S. क्रॉस मल्टीप्लाई LS बराबर 100 माइनस L इंटू में R। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? S, अननोन वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब किसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप इस धाकर फॉर्मूले से वो निकाल सकते हैं। तो साथियों आज के शानदार कंसेप्ट के माध्यम से हमने आपको सिखाया व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है और इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। आपने सीखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अनुसार यदि
4 रेजिस्टेंसेज पी क्यू आर एस ब्रिज के फॉर्म में हो और गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए तो ब्रिज पूरी तरह से बैलेंस होता है और ऐसी स्थिति में P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर होता है। हमने KVL KCL के माध्यम से इसे प्रूफ किया और प्रूफ करने के बाद इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म स्लाइड वायर ब्रिज आपको बताई। स्लाइड वायर ब्रिज इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अनुसार काम करती है और इसके माध्यम से किसी वायर का नॉन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जब ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर सुई डिफ्लेक्शन 0 दिखाएगी तो उस कंडीशन में P बाई क्यू आर बाई एस के बराबर हो जाएगा। P का रेजिस्टेंस LR है, Q का रेजिस्टेंस 100 माइनस LR है। हमने वैल्यू पुट कर दी तो इससे हमारा S अर्थात अननोन वायर का रेजिस्टेंस पता चल गया। कन्फर्म दोस्तों? तो साथियों, पूरे जोश और जज्बे के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए। याद रखिए, आपका नॉलेज हर मुसीबत में आपका साथ निभाएगा। नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए पूरे जोश और जज्बे के साथ नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करते रहिए। यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू, इसी नारे के साथ अपने आप को नंबर 1 बनाने की कोशिश करते रहिए। इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपने आप को नंबर 1 बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।